अगर आपको भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हिंदी साहित्य का इतिहास नामक पुस्तक को पढ़ने में, समझने में, नहीं समझ आता है कि इस पुस्तक को कैसे पढ़े, कहाँ से शुरुआत करें, इसमें कौन सा काल कैसे दिया हुआ है, नहीं समझ में आता है। हम सब जानते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे हम यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर हिंदी साहित्य से जुड़े किसी भी एग्जाम की तैयारी हम कर रहे हो, तो हम जानते हैं कि यह पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की विशेष महत्व रखती है। तो आइए आज इस वीडियो में मैं आप सबके साथ इसी बारे में बात करूंगी कि हमारे पास ये पुस्तक तो है, हमने इस बुक को ऑर्डर तो कर लिया, हमारे पास ये बुक उपलब्ध है, लेकिन हमें समझ नहीं आता कि हम इस बुक में से कैसे पढ़े और कैसे समझे। इसका काल विभाजन हमको समझ में नहीं आता है, इसमें नहीं समझ में आता है कि हम इस बुक को पढ़ना कैसे शुरुआत करें, नहीं पता कि इसमें इम्पोर्टेंट क्या है और नहीं पता कि इसको हम कैसे पढ़ें। तो आइए आज इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इस बुक में कैसे काल विभाजन किया गया है, और जब हम नेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम कैसे समझें कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, किस चीज़ को हमको अंडरलाइन करना है, किस चीज़ को हाईलाइट करना है, किस चीज़ को याद करना है और किस बात में हमको विशेष बल देते हुए चलना है। तो आइए शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, आप जैसे ही इस बुक को ओपन करोगे ना, तो आपको इसमें सबसे पहला जो पेज मिलेगा वह मिलेगा वक्तव्य के नाम से, या फिर हो सकता है कि आपकी किताब में वो भूमिका के नाम से हो, लेकिन मैं कह रही हूँ वो मिलेगा आपको प्रथम संस्करण का वक्तव्य के नाम से। आपको वो पेज मिलेगा, वो 2 से 3 से 4, 3.5 या 4 पेजेस हैं वो, 1 2 4 4.5 पेजेस है वो वक्तव्य नाम से। तो आपको वो पढ़ने और बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ने, यही इस बुक की भूमिका है। और इस भूमिका से बहुत प्रश्न आ चुके, इस बुक की इस भूमिका की एक एक लाइन से प्रश्न आ चुका है। तो आप समझ रहे हो कितनी इंपॉर्टेंट है। तो आपको भी इसको बिल्कुल इंपॉर्टेंट मानना है और इस बुक की जो भूमिका है इसके एक एक लाइन पे ध्यान देते हुए इसको एक लाइन बाय लाइन पढ़ना है और बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। जब वक्तव्य के बाद हम इस वक्तव्य या भूमिका कह लो, इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं इस पुस्तक में तो हमको मिलता है काल विभाग। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितनी इंपॉर्टेंट इसकी भूमिका है उतना ही इंपॉर्टेंट इसका काल विभाग भी है, ठीक है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हर आलोचक ने आदिकाल को अलग अलग नाम दिया है, तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है। जैसे कि आदिकाल किसने दिया है? आदिकाल हमें पता है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। जैसे कि आदिकाल को प्रारंभिक काल, चारण काल, बीजवपन काल, सिद्ध सामंत काल, संधि काल, आदि काल, आधार काल, वीर काल, इन सब नामों से भी जाना जाता है। और हम जानते हैं कि रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है। तो इस बुक में हमको ये भी पता चलेगा कि ऐसा क्यों कहा है उन्हें और किस बिहाफ पे उन्होंने ऐसा कहा है, ठीक है ना। तो मैं फिर कह रही हूँ कि आपको ऐसी आदिकाल का नामकरण, फिर मध्यकाल का नामकरण और आधुनिक काल का नामकरण, आपको यह सब पढ़ना होता है। यहाँ से प्रश्न बनता है, ये मैंने आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी है, ठीक है। तो खैर, तो काल विभाग में आपको यही पता चलेगा कि शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभाजित किया है और उनका क्या नाम दिया है, ओके। तो मैं आपको बता दूं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सबसे पहले तो हिंदी साहित्य के इतिहास को कालों में विभाजित किया, काल में विभाजित किया। उसके बाद हर एक काल को प्रकरणों में विभाजित करके हमारे सामने रखा हुआ है, लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि आदिकाल को उन्होंने 4 प्रकरणों में लिखा हुआ है। पहला प्रकरण है सामान्य परिचय। पहला प्रकरण आपको हर काल का सामान्य परिचय ही मिलेगा। उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि ये काल कब से शुरू हुआ, इसका समय सीमा क्या है, इस काल की प्रवृत्ति क्या रही है, इस काल की विशेषताएं क्या रही है, इस काल में कैसी भाषा रही है। तो मतलब जितना भी सामान्य परिचय होता है किसी भी काल का, वो सब उन्होंने अपने प्रकरण 1, हर काल में मिलेगा आपको प्रकरण 1 सामान्य परिचय, उसमें दिया हुआ है। उसके बाद उस काल की अगर कुछ विशेषता है, जैसे कि आदिकाल की अपभ्रंश, आदिकाल में अपभ्रंश काव्य भी हमको देखने को मिलता है। तो प्रकरण 2 इनका है अपभ्रंश काव्य। प्रकरण 3 देखने को मिलेगा आपको देश भाषा काव्य, और प्रकरण 4 आपको देखने को मिलेगा फुटकल रचनाएं, ठीक है। और इन्हीं फुटकल रचनाओं में आपको देखने को मिलेगा खुसरो, विद्यापति, जो हमारे यूनिट 5 हिंदी कविता में भी लगे हुए हैं सिलेबस में। तो आपको वो यहाँ से करने, यहाँ से बहुत जरूरी है। आप उनका कुछ करो ना करो, लेकिन शुक्ल की किताब से खुसरो, विद्यापति, इनको जरूर पढ़ लेना, ओके। और ऐसे ही उन्होंने मध्यकाल है, मध्यकाल को भी पूर्व मध्यकाल के रूप में और उत्तर मध्यकाल के रूप में विभाजित किया हुआ है। तो आप देखोगे कि पूर्व मध्यकाल को उन्होंने भक्तिकाल कहा है और उत्तर मध्यकाल को उन्होंने रीतिकाल कहा है, ठीक है। तो ऐसे ही भक्तिकाल भी प्रकरणों में विभाजित है। भक्तिकाल के भी कितने प्रकरण है? भक्तिकाल में आपको 6 प्रकरण देखने को मिलेंगे। 6 प्रकरण, जैसे कि हम भी जानते हैं भक्तिकाल क्या है। भक्तिकाल में 2
धाराएं हमको विशेष रूप से देखने को मिलती है, एक राम भक्ति और एक कृष्ण भक्ति भक्ति काल में, ठीक है। और सॉरी, भक्ति काल भी दो शाखाएं, एक निर्गुण एक सगुण, दो निर्गुण में शाखाएं हैं, दो सगुण में शाखाएं हैं। निर्गुण में संत सूफी और सगुण में राम और भक्ति शाखा। तो ये इन सब का शुक्ल जी ने एक एक अलग अलग प्रकरण में बात की हुई है। तो वे जो प्रकरण है वो ऐसे विभाजित है भक्ति काल के, ठीक है ना। ऐसे ही रीति काल में हम जानते हैं कि रीति काल में हमें ऐसे मिलते हैं कि कुछ ऐसे लेखक रहे हैं जिन्होंने रीतिबद्ध रचनाएं की है, कुछ ऐसे रहे हैं जिन्होंने रीति सिद्ध रूप से रचनाएं की है, और कुछ ऐसे रहे हैं जिन्होंने रीति मुक्त रूप से रचनाएं की हैं, ठीक है ना। तो उसी प्रकार आप देखोगे कि इन्होंने जो रीति काल को भी इन्होंने 3 प्रकरणों में ही विभाजित किया है। जैसे कि पहला प्रकरण वही है एज इट इज सामान्य परिचय, दूसरा प्रकरण है रीति ग्रंथकार कवि, तीसरा प्रकरण है रीति काल के अन्य कवि। और मैं फिर कह रही हूँ, इसमें जो रीति काल के अन्य कवि है ना, रीति काल के अन्य कवि वही है जो रीति मुक्त कवि रहे हैं, ठीक है। उसको इन्होंने रीति काल के अन्य कवि के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है, ठीक है। और देखो इसकी भूमिका में ना खुद शुक्ल जी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि रीति काल को इन्होंने बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया है। मतलब कि जो कवि इंपॉर्टेंट भी नहीं है ना, इनको जितने कवि मिले उनका जीवन परिचय इन्होंने इसमें ऐड कर दिया है, ठीक है। लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको इतने सारे पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें से भी कुछ महत्वपूर्ण होते हैं, अगर आप मुझसे कहोगे तो मैं उनकी लिस्ट भी आप सबके साथ में शेयर कर दूंगी, ठीक है ना। जितने सभी लेखक या इसमें लगे हुए हैं सबको नहीं पढ़ना है, स्पेशली कह रही हूँ रीति काल में। रीति काल में आप स्किप करते हुए पढ़ोगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। हमारी भी टीचर जब हमको लाइन बाय लाइन पढ़ाती थी ना, तो जो इम्पोर्टेंट नहीं है उनको स्किप ही करा देती थी, ठीक है। तो आई होप कि आप रीति काल को समझ गए होंगे। अब अगर आधुनिक काल की बात करूं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदि काल को 2 खंडों में विभाजित किया है, एक तो गद्य खंड और दूसरा काव्य खंड। सबसे पहले उन्होंने गद्य खंड की बात की हुई है, ठीक है ना। तो गद्य खंड को भी उन्होंने 2 प्रकरणों में विभाजित किया, एक तो एज इट इज वही सामान्य परिचय प्रकरण 1, और दूसरा प्रकरण है गद्य साहित्य का आविर्भाव कैसे हुआ, यानी कि गद्य साहित्य की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई और किसने की, ठीक है ना। और हाँ, इन्होंने ना क्या कहते हैं, उत्थान में जो गद्य साहित्य भी है उसको पहले तो प्रकरणों में, और प्रकरणों में क्या कहते हैं, आधुनिक काल को पहले तो गद्य साहित्य में और काव्य साहित्य में, और उसके बाद गद्य साहित्य को भी उत्थान में विभाजित किया हुआ है, ठीक है ना। जैसे कि प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान। तो प्रथम उत्थान का इसमें मतलब है भारतेंदु काल। जैसे कि हम जानते हैं, आप ही बताओ आधुनिक काल कैसे शुरुआत होती है, सबसे पहले भारतेंदु काल आता है, उसके बाद द्विवेदी काल आता है, ऐसे बढ़ते चले। इसलिए इन्होंने प्रथम उत्थान कहा है भारतेंदु काल को, द्वितीय उत्थान कहा है द्विवेदी जी को, तृतीय उत्थान से इनका मतलब है छायावाद से। आई होप कि आप मेरी ये बात समझ गए होंगे। मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं सही से समझा पा रही हूँ या नहीं। खैर मैं अपना, उसके बाद अगर हम बात करें, गद्य तो हो गया इनका छायावाद तक, उसके बाद इन्होंने काव्य खंड को अलग से रखा हुआ है। गद्य खंड के बाद करने के बाद इन्होंने काव्य खंड की बात की है। तो काव्य खंड में भी इन्होंने सबसे पहला प्रकरण रखा है काव्य खंड पुरानी धारा, ठीक है। इसमें जो पुराने कवि है, रचना है, कवि है, उनका इसमें परिचय दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे ही इन्होंने काव्य खंड को भी विभाजित किया है, प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान, तृतीय उत्थान। इन तीनों का क्या मतलब है वो मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है ना। तो बस ऐसे ही ये आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। तो घबराना नहीं है, धीरे धीरे एक एक पेज आप पढ़ते चलोगे ना तो आपका वो क्लियर होता चला जाएगा। आप पता है यहाँ पे पता है बच्चों को दिक्कत क्यों आती है, हमारे दिमाग में बस यही होता है कि पहला तो आदिकाल है, दूसरा क्या कहते हैं भक्ति काल है, उसके बाद रीति काल है, उसके बाद आधुनिक काल है। लेकिन जब हम इस पुस्तक को खोलते हैं तो हमको आदिकाल में हमको वीर गाथा देखने को मिल जाता है, वे भी हमको प्रकरणों में विभाजित देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद भक्ति काल, रीति काल खत्म करके रीति काल में हम जाते हैं तो हमको इतने सारे कवि मिल जाते हैं। फिर कह रही हूँ सारे कवि नहीं पढ़ने होते हैं। फिर हम आधुनिक काल पे आते हैं तो हम नहीं, अभी मैं बता रही हूँ बच्चे काल विभाग को देख के डर जाते हैं। जब हम आधुनिक काल पे आते हैं तो हम देखते हैं कि ये क्या गद्य अलग बताया हुआ है, काव्य अलग बताया हुआ है, लेकिन डरना नहीं है। फिर बच्चे पढ़ते प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान, वो सोचते हैं कि अरे हमने तो पढ़ा ही नहीं था, हमें तो पता ही नहीं कि ये प्रथम उत्थान द्वितीय उत्थान करके भी कुछ है, हमको तो सिर्फ यही पता था कि आधुनिक काल होता है, आधुनिक काल में भारतेंदु काल, द्विवेदी काल, छायावाद ये सब होता है। लेकिन नहीं, डरना नहीं है, इन्होंने सिर्फ नाम अलग दिया हुआ है, बाकी बातें वही करेंगे जो बाकी सब आपको बाकी पुस्तकों में भी आपको मिलती है, ठीक है ना। आई होप कि थोड़ी सी आपको क्लियर हो गई होगी। और आपको एक और बात मैं आपको बता देती हूँ कि
जब भी आपको पूरी पुस्तक में से कोई स्पेसिफिक कवि के बारे में जानना है या फिर आपको देखना है कि तुलसीदास के बारे में मुझे पढ़ना है इस किताब में, अब मैं एक एक पेज पलटता रहूँगा, है ना, मतलब जाऊँगा भक्ति काल में जाऊँगा और उसके बाद में एक एक पेज पलटता रहूँगा, नहीं। आप इस बुक को जैसे ही एंड में ऐसे देखोगे ना पीछे, तो यहाँ पे ना अनुकरणिका दी हुई है, ठीक है ना, तो वो भी पहले अक्षर के नाम से, जैसे कि आपको मैं बता हूँ, देखो यहाँ पे लिख रहा है ए आ ई उ के खे गे, ऐसे करके यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आप ना यहाँ पे देखना, यहाँ पे तय ढूंढना, जैसे ही आप तय वन पे जाओगे ना, तो वहीं आपको तुलसीदास जी का नाम मिल जाएगा, और फिर तुलसीदास जी के नाम के आगे पेज नंबर भी मिल जाएंगे, और तुलसीदास जी का जिक्र इस बुक में कौन कौन से पेज नंबर पे है वो आपको एक जगह सामने ही लिखा हुआ मिल जाएगा। तो आप उन पेजेस पे जाकर वहाँ से पढ़ सकते हो तुलसीदास जी के बारे में। तो आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए थोड़ी हेल्पफुल हो, तो बता देना मुझे। और फिर जितना मुझे लगा कि इस बुक के बारे में बताना चाहिए, पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए, उतना मैंने बता दिया। और अगर इतना जानने के बाद भी अगर कोई डाउट है तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।